बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पीपल्स पार्टी जो गिला करती है कि मरकज़ी हुकूमत बुलडोज़ करते हुए पार्लियामान को बिल मंजूर करती है, ख़ुद सिंध हुकूमत ऐसे ही असम्बली को बुलडोज़ करते हुए बिल्स पे बिल्स पास कर रही है। ये कहना है अपोजिशन जमातों का सिंध में, जो कि बलदियाती निज़ाम में तरमीम के पास होने पर सरापा एहतजाज हैं। शोर शराबा हुआ, कॉपियाँ फाड़ी गईं, बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया, लेकिन इस तमाम शोर शराबे के बावजूद जो बलदियाती निज़ाम में तरमीम हैं वो एक बार फिर सिंध असम्बली से अक्सरियत के साथ मंजूर कर ली गई हैं। गवर्नर सिंध ने इन तरमीम पर दस्तखत करने से इनकार किया था। अब ये मंजूर होने के बाद दोबारा गवर्नर के पास जाएंगी और अगर 10 रोज़ में वो इन पर दस्तखत नहीं करते तो फिर जो आइन के मुताबिक तरीक़ाकार है इनको मंजूर तस्वुर किया जाएगा। मामला जो लोगों को लग रहा है वो पीपल्स पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरी जमात कहती है, जो अपनी जमहूरियत के लिए कुर्बानियों का बार बार दावा करती है, उसके दोहरे मेयार का है। ये वाकई दोहरा मेयार है या सिंध हुकूमत ये समझती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इस निज़ाम से सिंध के मसाइल को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। ये सवाल है जो हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे और इस बलदियाती निज़ाम के वो चीदा नुकात जिन पर अपोजिशन को बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं, कुछ उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इदारे सिंध हुकूमत अपने इख्तियार में ला रही है और जो PTI बिलखसूस और MQM वो कहती है जी कि ये एक डमी मेयर से और ये मतलब डमी मेयर का एक निज़ाम जो है वो लाना चाहते हैं और ये बलदियाती निज़ाम की रूह के मुनाफी है और इख्तियारात की मुंतकिली जो 18वीं तरमीम के तहत हुई है, सूबों को मिले हैं, सूबा सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो नीचे मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है। एक APC भी हुई है, उसमें भी बहुत सारी तजावीज़ सामने आई हैं और एहतजाज भी जारी है। दूसरी जो बात आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे जनाब वो राना शमीम साहब के हलफनामे के हवाले से। उन्होंने असल हलफनामा अदालत में जमा कराना है। उनके साहबजादे आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि असल हलफनामा राना शमीम साहब कब लेने जा रहे हैं, कब आएगा और अगली हेयरिंग पे वो पेश करें या नहीं। जी, जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं पहले हिस्से में बात करने के लिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं, लेकिन साथ में ये जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है कि बिल आखिर ग्रीन लाइन मनसूबे का इफ्तिताह हो गया है। एक बड़ा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो कराची के अवाम की बहुत बड़ी और दरीना ख्वाहिश थी वो पूरी होने जा रही है। वी होप के ये बेहतर तरीके से इसको चलाया जाए, इस निज़ाम को, ये निज़ाम जो चला है अब तो नाकाम ना हो। तो बहरहाल जी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर साहब, हमें ज्वाइन करें कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर मंदोखेल साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी साहब कराची से। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू का आगाज़ मैं कादर मंदोखेल साहब आपसे करना चाहूँगी। आप कानूनदान भी हैं और आप जब हम बलदियाती निज़ाम की और जो निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकिली की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी अपनी बहुत लंबी तवील जदोजहद का क्रेडिट लेती है, लेकिन जब सिंध में कोई ऐसा मामला आ रहा हो तो वहाँ पर क्यों जो मुशावरती अमल आप मरकज़ में चाहते हैं वो सिंध में क्यों नहीं कर पा रही पीपल्स पार्टी? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि हमने कोई नया कानून नहीं लाया कि पाकिस्तान में कोई अनोखा कानून है। ये वही कानून है जिस कानून के तहत 4 साल जमात इस्लामी के नियामतुल्लाह खान साहब सिटी नाज़िम कराची रह चुका है और ये वही कानून है जिसके तहत MQM के उस वक्त के मुस्तफा कमाल साहब 4 साल हुकूमत कर चुके हैं। नंबर एक बात। उसके बाद हमने 2013 में डिस्ट्रिक्ट सिस्टम लाया और फिर उसी डिस्ट्रिक्ट सिस्टम के तहत MQM के वसीम अख्तर साहब अभी 6 महीने पहले वो 4 साल सिटी नाजिम रह चुके उसमें। अच्छा, मुझे उस वक्त टाउन सिस्टम था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ गया। अब जो नया 2021 का जो कानून है वो वही है जो मुस्तफा कमाल साहब और जमात इस्लामी के नियामतुल्लाह खान साहब इस पर निजामत कर चुके उसमें। इसमें नई चीजें क्या है? नई चीजें उसमें ये है कि इसमें मेयर के इख्तियारात वाटर बोर्ड का जो मुतालबा कर रहे थे कि वाटर बोर्ड जो है ना वो सिटी नाजिम के या मेयर के अंडर होना चाहिए, वो हमने कर दिए। दूसरा क्या था, जो ये कचरा उठाने वाले जो डिपार्टमेंट है जिसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं वो मेयर के अंडर होना चाहिए, वो हमने कर दिया। ये करने के बाद और फिर MQM के GDA के इन सब के जो तजावीज आए, अब कानूनी और जमहूरी तरीका तो ये है कि जब बिल असम्बली में पेश होता है उसके बाद उसके ऊपर डिबेट होता है। डिबेट के बाद जाके एक फाइनल होता है कि आखिर इस चीज को, कानून को
क्या होना चाहिए। मुमकिन है कि एमक्यूएम के, जीडीए के या पीटीआई के दोस्तों के 10 में से 10 पॉइंट नहीं होंगे, 10 में से 4 आए होंगे, 6 आए होंगे, 5 आए होंगे। लेकिन तरीका यह है कि जब असेंबली में बिल पेश होता है डिबेट के लिए, और उसके बाद तजावीज को कंपाइल करके और कंक्लूड करके और फिर बिल जो है ना एक फाइनल कर लेते हैं। अब वो आपने बजट में भी देखा कि पीटीआई वाले चारपाई लेके आए थे, और फिर उसके बाद आपने इसमें भी देखा कि उन्होंने बाइकाट कर दिए। बाइकाट करने के बाद सिंध असेंबली से, चूंकि हमारी मेजोरिटी एक कम 100 हमारे एमपी है, हमने बिल पास करके गवर्नर को भेज दिया। गवर्नर ने पहले ही आने से पहले उसने कहा मैं मुस्तरद करूंगा, और गवर्नर ने मुस्तरद कर दिया। अब मुस्तरद के बाद आर्टिकल 116 आइन के आर्टिकल ये कहता है कि जब गवर्नर के पास चला जाता है तो गवर्नर एतराजात के साथ असेंबली में वापस भेजते हैं। तो असेंबली के पास वापस आ गया। आज असेंबली में दोबारा जब बिल पेश हुआ तो उसी तरह शोर शराबा की है, तो यकीनन ये बिल अब दोबारा गवर्नर के पास जाएगा आइन के आर्टिकल 116 सब प्लस 4 के तहत। ठीक है। अब गवर्नर के पास 10 दिन टाइम है, 10 दिन में उसने साइन किया तो ठीक है, नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ये पास तस्वर किया जाएगा। ये हमारा आइन कहता है। मतलब ये समझे कि ठीक है, ये समझे मंजूर ही हो गया। मैं वापस आती हूँ आपके पास। हाँ, सब मंजूर हो गया ना। अब वो गवर्नर के ड्रामे खत्म हो गए, ठीक है। और गवर्नर जितने भी ड्रामे करेंगे अब ड्रामे खत्म के, आइन ये कहता है। अब सवाल ये, थोड़ा सा आप आगे सवाल करेंगी या शायद मैं वापस आती हूँ आपके पास। हसन, आपकी तरफ पहले आऊँगी, फिर खेलदास साहब के पास जाऊँगी। जो पीटीआई ज़ाहिर है अपोजिशन में है सिंध में, और इस निज़ाम के ऊपर बहुत ज़्यादा आपके लोग वहाँ के क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। अब इस मामले को आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम एक सूबे में किसी की परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमें दूसरे सूबों में भी देखना पड़ेगा। तो बलदियाती निज़ाम के ऊपर यकीन की या बिलीफ की अगर बात करें तो पीटीआई ने भी कोई बहुत ज़्यादा मार्के नहीं उसमें मारे। तो हम क्या कहें कि सारी जमातें ये जमहूरियत का नारा तो लगाती हैं लेकिन इख्तियारात को मुंतकिल करने में उनको मसला होता है। अच्छा देखिए तंजीला, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप दोनों सूबों के बलदियाती कानून का मुवाजना करें और आप इसका पैमाना ये रखें कि कौन सा कानून जमहूरियत के करीब है, तो मेरे ख्याल में ये मुवाजना सही मुवाजना होगा। आप ये देखिए कि सिंध के अंदर जो ये कानून लेके आ रहे हैं उसमें ये कहते हैं कि कोई भी शख्स मेयर बन सकता है, कोई भी शख्स चेयरमैन बन सकता है। ये अगर इलेक्टेड लोगों को नहीं लेके आएंगे तो जो बल्दियात की रूह की इलेक्शन की रूह जो है वो उसके मुताबिक नहीं होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने सीक्रेट बैलेटिंग की प्रोविजन रखी हुई है। सीक्रेट बैलेटिंग की प्रोविजन आपको पता है किस लिए रखी है? ये मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि ये जमातें जो है ना ये चाहती हैं कि पाकिस्तान को 30 साल पहले ले जाएं। ये 90 की दिहाई की सियासत करना चाहती हैं। और वही सिंध जो है इनकी लेबॉर्ट्री है। ये कहते हैं सिंध के अंदर ये एक्सपेरिमेंट होंगे और नेशनली भी हम ये करेंगे। रिसोर्सेज भी कम कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर जो एक अच्छा बड़ा टैक्स होता है मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स, वो इन्होंने उससे ले लिया है। अस्पताल उन्हें दे नहीं रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये जमहूरियत की रूह की तरफ देखना चाहिए। आप पंजाब का कानून देखें, हम जो डायरेक्ट इलेक्शंस की बात कर रहे हैं कि मेयर वगैरह डायरेक्टली इलेक्ट होंगे ताकि उनके पास पावर हो, लोगों की वॉइस के साथ आए, और यही रूह है। लेकिन अगर कराची का साइज देखा जाए हसन, तो कहीं पे ये आर्गुमेंट भी आता है कि कराची की जो आबादी का साइज है उसको देखते हुए शायद पंजाब में और केपी में जो निज़ाम हो सकता है बिल्कुल उसका डिटो कॉपी वहाँ पे नहीं हो सकती। देखिए कराची का जो साइज है वो बात ठीक है, लाहौर भी अब बहुत बड़ा शहर है, लेकिन बात ये है कि सिमत बड़ी क्लियर होनी चाहिए। सिमत आपकी होनी चाहिए कि क्या आप निज़ाम को जमहूरी बना रहे हैं या आप गैर जमहूरी दरवाजे, छोटे छोटे चोर दरवाजे रख रहे हैं जहाँ से आप कभी बाहर जाएं और कभी अंदर आएं और कभी सीक्रेट बैलेटिंग कराएं। तो शहर बड़ा हो या छोटा, ये बात चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जमहूरियत में कोई गुंजाइश नहीं होती। और मेरा ख्याल है कि 13 साल से तो इस दौर में हुकूमत कर रहे हैं। 50 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, अब इतने साल हुकूमत कर लिए। खुदा के लिए सिंध के अवाम को आपको अच्छा बलदियाती कानून दे दें, ये आपके ही अवाम है। और आप सारी जिंदगी जो है ना ये देही और शहरी सियासत सिंध के अंदर करते रहेंगे और उसका हाल जो है आज कराची की सड़कों पे यहाँ है। तो अगर तो आपने कराची की मैं जरा ठीक है, आप कह रहे हैं कि अच्छा निज़ाम दे दें काफ़ी अरसे से हुकूमत पे। खेलदा साहब आपका क्या ख्याल है? क्योंकि जाहिर है एक तरफ आप लोग मरकज़ में मुत्तहिद हैं लेकिन
सिंध में आप भी अपोजिशन की जमात हैं, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आप इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो बलदियाती निज़ाम के ऊपर जो इस वक्त इतनी तनकीद हो रही है, नून लीग भी समझती है कि पीपल्स पार्टी इख्तियारात पर काबिज़ होने की कोशिश कर रही है और मुंतकिली नहीं हो रही, डेवोल्यूशन की जो असल रूह है वो नहीं उसको फॉलो किया जा रहा। देखिए तंजीला, आर्टिकल 140A के तहत हर सूबे का हक है कि वो कानून साजी करे, वो जो भी बलदियाती इंतजाम हैं या माली, वो एक कानून बना सकती है, ये सूबाई असम्बली को इख्तियार है। अब बात ये कि बदकिस्मती से ये कहता हूँ कि 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी और हमने सबने मिलके लाई थी। उस 18वीं तरमीम के साथ के बाद सूबों को एक माकूल, बल्कि जो जैसे सिंध है, बलूचिस्तान और KPK को काफ़ी अच्छा शेयर भी मिला। तो बात यह है कि जब पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में होती है तो वो 18 अमेंडमेंट की भी बात करती है, वो डेमोक्रेसी की भी बात करती है, मगर जब सिंध में वो आते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। बात यह है कि सिंध में सफाई का निज़ाम भी चीफ मिनिस्टर के अंडर में है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी सिंध हुकूमत के कंट्रोल में है, अस्पतालों का निज़ाम भी चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में है। अब देखो ना, जैसे 3 टियर है, वफाक, सूबा और मुकामी सतह पे। अब जब वफाक से आपको इख्तियारात मिले हैं तो हमें चाहिए कि मुकामी लेवल पे भी, बल्दियात में भी हम वो निज़ाम उसको नीचे ट्रेवल करें। मगर आप देखें जिन्ना अस्पताल इनको इस्लामाबाद से सिंध गवर्नमेंट को तो मिल गई, मगर इनको चाहिए कि वो KMC के हवाले कर दे। अब खैरपुर की सिविल अस्पताल भी जो है बलदियाती निज़ाम के अंदर नहीं है, वो भी चीफ मिनिस्टर के अंडर है। तो जो सफाई है और जो सेहत है, तैलीम है, सारा कराची से सूबे को चलाया जाता है। तो अगर आप एक तो में ये शिकायत है कि कराची, लोग समझते हैं कराची जो है उसको नज़रअंदाज किया जाता है, तो क्या लाड़काना, दादू, बदीन, जामशोर क्या पेरिस बने हुए हैं? भाई सूबे की जो गवर्नेंस का मामला है, पहली बात होती है कि सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए। जैसे पंजाब में जो भी निज़ाम था, शहबाज शरीफ वहाँ का वज़ीर आला था, वहाँ पे सफाई का निज़ाम अच्छा था लाहौर में। तो एक तो नीयत होनी चाहिए, दूसरी गवर्नेंस होनी चाहिए। अब जब निचली सतह पे ये एक MNA जैसे कादर मंदोखेल 249 के MNA, मुझे पता है ये गली गली में तो नहीं पहुंच सकते ना। अगर यही सिस्टम बलदियाती काउंसलर हो, उनको निज़ाम में हो, तो इनको भी सपोर्ट होगी, आम आदमी का मसला भी हल होगा। आम आदमी जब वो ग्राउंड पे बैठा होगा, एक MNA 6 लाख लोगों के पास नहीं जाता, मेरे मोहल्ले में गली गली में काउंसलर, वाइस चेयरमैन होते तो ये सारा डिलीवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हम सबको मिलके बैठना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। जैसे PTI सिंध में तो एहतजाज कर रही है, मगर पंजाब में ज्यादती कर रही है वहां पे, तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए। हमें सबको, अच्छा ठीक है, इस इशू पे ये जो पॉलिटिक्स है, इस सूबे के लिए हमें एक ऐसा निजाम देना चाहिए जो आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करे। बिल्कुल ठीक है। मैं कादर मंदोखेल साहब आपके पास वापस आऊंगी, क्योंकि जाहिर है जब हम पीपल्स पार्टी के दावे देखते हैं जमहूरियत के लिए, वो कहते हैं हमने कुर्बानियाँ दी हैं, और जो लेजिस्लेशन जाहिर है उसका क्रेडिट भी जाता है जो आपके पिछली हुकूमत के ज़माने में हुआ, इंक्लूडिंग 18वीं तरमीम, उसमें डेवोल्यूशन का जो एजेंडा था वो सबसे नुमायाँ था, सूबाई खुद मुख्तारी, और ये सारा का सारा जो क्रेडिट है ये तो फिर डिसक्रेडिट हो जाएगा ना अगर आप मानेंगे नहीं और आप कहेंगे कि सारे के सारे जो इदारे हैं वो सब के सब हुकूमत अपने कब्जे में रख ले। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बगैर किसी तमहीद के कादिर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है हसान की भी और खेलदास साहब की भी, तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स की पॉलिटिक्स है वो शायद आप उससे थोड़ा सा डेविएट करिए पीपल्स पार्टी? एहसान खावर साहब तो नई पार्टी है, नया आदमी है, इनको नहीं पता, मगर खेलदास साहब को अच्छी तरह पता है और गालबन ये उस बिल का हिस्सा भी थे, उस वक्त MNA भी थे। आर्टिकल 140A जो आया तो हमने मिल के 18वीं तरमीम के ज़ेर पास की है, कोई हमने अकेले में पीपल्स पार्टी ने नहीं की है।
और उस आर्टिकल 140 एक तो वाजे नहीं है। दूसरी बात है, आर्टिकल 140 में जो ये कराची का खेल, जो कि माजी में बड़ा खौफनाक खेल खेला है मुख्तलिफ पार्टियों ने, तो उसमें कराची का जिक्र ही नहीं है। और जो सिंध जो कानून बना हुआ है, आज जो पास हुआ है या पिछले हफ्ते जो पास हुआ था, वो पूरा सिंध के लिए, वो सिर्फ कराची के लिए नहीं है, हैदराबाद, कराची, मेरपुर खास, लाड़काना, सक्कर, इन सब के लिए। दूसरी बात ये कि केलदास साहब फरमा रहे थे कि जना अस्पताल सिंध को दे दिया, तो केलदास साहब मेरे भाई, जना अस्पताल आपने भी देखा होगा, यकीनन आप सिंध के बाशिंदे हो। और फिर इसके बाद NICVD जो 10 अजला में और कई अजला में जो स्टैंड बाई गाड़ियां हैं, और ये दुनिया की जदीद तरीन कार्डियो हॉस्पिटल है और जो फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता है। और आपने देखा होगा कि वफाकी हुकूमत मजबूर होके, क्योंकि सिंध का इंतजाम इतना अच्छा चल रहा था, सिंध उसके हवाले की है। अब मैं साथ में खावर साहब का भी सवाल ऐड कर लेता हूँ कि अस्पताल उन्होंने कहा कि ले लिया है। मेरे हल्का ने 249 पहले तो केलदास साहब कह रहे मैं हर जगह नहीं जा सकता हूँ भैया, मैं हर गली में जाता हूँ। मैं कराची में होता हूँ तो डेली हल्के में होता हूँ, और परसों रात 12:30 बजे, सुबह 11 बजे से लेके रात 12:30 बजे। लेकिन मंदोखेल साहब, आप MNA इस वजह से तो नहीं बने ना कि आप हर गली में जाएं। आप जा सकते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन नहीं, बिल्कुल यकीनन MNA MPA का काम कानून साजी है, मगर जब हम आवाम से वादे करते हैं तो झूठ नहीं बोलते हैं। प्रैक्टिकली मैं सीवरेज का काम भी करता हूं, मैं पानी का भी करता हूं, मैं लोगों के जो जाति जो झगड़े होते हैं वो भी हल करता हूं। ये हमारा काम गो के नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में हम वादे करते हैं, इस वजह हमें निभाना पड़ता है। खेलदा साहब, आप अगर रुक जाओ तंजीला, बिल्कुल गलत बात है। सिंध में जे देखो कानून ये है, ये केलदार साहब दोबारा कंफर्म करेंगे मेरी बात की, आइन में ये है कि जिस सूबे में आपने उसको डिवाइड करना था, उसी सूबे से 2/3 मेजॉरिटी लाना पड़ेगा। ये सिंध में 2/3 मेजॉरिटी लाए, बनाए सुबह, और सुबह बनाएंगे कहा? कराची में 70 लाख से ज्यादा पश्तून रहते हैं, या हजारेवाल रहते हैं, या पंजाबी सराकी रहते हैं। तो जो लोग, जिसने जनापुर का ख्वाब देखा था, जिन्हें जनापुर का और दहशतगर्द एक टोला बनाया, जिसने इराक की एजेंटी की है, उसको अब वो है नहीं, ठीक, अब वो यहाँ पे है नहीं, उनके नुमाइंदे होते। मैं जरूर आपकी बात भी पूरी सुनती हूँ, जवाब मैं जरा खेलदा साहब से पॉइंट ले लूं, मैं वापस आती हूँ। हम ये बोलेंगे या 2 किलोमीटर दूर समंदर है, वहां से गर्क हो जाओ, दफा हो जाओ, सिंध की धरती ने आपको इज्जत दी है। आपको यहाँ पे मंदोखेल साहब, आपकी बात आ गई, इजाजत देना जरा दूसरे लोगों जी। खेलदा साहब, ठीक हम करेंगे, आप बात करेंगे कि वो कराची के अंदर सुबह बना ले, वो सिंध के अंदर आ गई आपकी बात। और इतने ही जज्बाती सारे सूबे भी है ना, फिर तो ये तो इसका मतलब तो ये है कि वी आर स्टैंडिंग वो स्केयर। अच्छा, बहरहाल, अच्छा, इस पे बाद में बात। खेलदा साहब वो पूरा आवाम एक तरफ है, जनूबी पंजाब का, आपको नहीं पता यहाँ का। ठीक है कादर मंदोखेल साहब, खेलदा साहब को बात करने जी। खेलदा साहब वो कह रहे हैं जी कि एक इदारे के अंदर होंगे सारी चीज़ें तो ज़्यादा आसानी होगी उनको एडमिनिस्टर करने में, और वो बेहतर, फिर वो कह रहे हैं गवर्न हो सकेंगी। आप कहते हैं गवर्नेंस नहीं है, वो कह रहे हैं बेहतर हो जाएगा। देखिए, पहली बात है, जो सूबे के मामले पे कादर मंदोखेल जितने हसास है, मैं भी उतना ही हसास हूँ। ये इतना हसास इशू है सिंध में, जब भी ये बात होती है तो मैं समझता हूँ ये बात करना पाकिस्तान के खिलाफ बात है। कभी किसी सूरत में सिंध के 6 करोड़ अवाम ये नहीं चाहती। और ज़ाहिर जो मंदोखेल साहब ने कहा कि ये तरीके का कानून में, आइन में मौजूद है, अगर कोई सूबा बनाया जाता है, मगर वो सूबा भी उनके भी क्राइटेरिया होती है। साउथ पंजाब का एक अलग डायनामिक है, सिंध। वैसे खेलदा साहब, सॉरी मैं कता कलामी कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई भी इंतजामी यूनिट बेहतर तरीके से गवर्न करने की नीयत से बनाया जाए, ये पाकिस्तान के खिलाफ कैसे बहस किसी और तरफ चली जाएगी? सिर्फ छोटा सा सवाल था, इसको जवाब देते हुए कादर साहब के जी। लेकिन कराची सिंध का जो दारुल खिलाफा है, और ये शहर जो है, ये सूबा जो है, ये जो ज़बान बोलने वाले सिंधी यहाँ रहते हैं, जिसे मंदोखेल साहब पश्तून बोलते हैं, मगर जो भी यहाँ पे सूबे में रहता है, सूबे से उनकी जज्बाती लगाव है। और ये सूबा किसी पंजाब की बात करना, साउथ पंजाबी एक अलग डायनामिक है। सिंध में किसी तरफ आप बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा इशू है। इस पे मैं समझता हूँ ये डिबेट बाद में रखी जाए, मैं बिल्कुल इस पे आर्गूमेंट आपको दूंगा। बात ये जो मंदोखेल साहब कह रहे हैं, देखो मैं इसके हल्के में 3 दिन पहले भी मिफ्ता इस्माइल साहब और एहसन इकबाल साहब हम गए हुए थे इत्तेहाद टाउन में। वहाँ पे महसूद एक नौजवान शहीद किया गया है, हम उसकी ताज़ियत के लिए गए थे। मैं इलेक्शन से पहले भी इनकी मंदोखेल साहब से गया था, अभी मैं दोबारा 2-3 दफा होके आया हूँ। ना पानी मिल रहा है, ना वहाँ की सड़कें बन रही है, ना वहाँ के सीवरेज का निज़ाम है,
जाहिर है ये जाते होंगे, और जाहिर है इनका हल्का है, सब जाते हैं, सब पार्टियों का, इनका जाहिर ज्यादा ये यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनको जाना होता है, मगर मसाइल हल नहीं हो रहे कराची के। हम देखें ना, किसी भी लसानी नस्ली बुनियाद पे ना सूबे की तकसीम होने देंगे, ना कोई कानून बनने देंगे। हम चाहते हैं कि ये मेरिट पे कानून बने। जब आर्टिकल 140A की बात है, उसमें जब जो लिखा हुआ है कि आप ऐसे इंतजाम करें जो मुकामी सतह पे उनको एम्पावर करे, तो मंदोख साहब को चाहिए, चलो वो हल्के में जाते हैं, कोई मैंने ऐसे भी 3 महीने भी नहीं जाते, साल साल हल्के में नहीं जाते, तो क्या उस अवाम को रहम करम पे छोड़ा जाए? अवाम की नुमाइंदगी हो, मेरा मकसद ये अवाम की नुमाइंदगी हो, और जो NFC अवार्ड से हमें पैसे मिलते हैं वो मुकामी सतह पर पहुंचना चाहिए। आपने बात सुन ली। दोनों हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो कह रहे हैं, खेलता साहब की जो बात है आखिरी में उसको आपके पास लेकर आती हूँ, कहते हैं कराची को आपको अलग से ट्रीट करना होगा। यहाँ से कोई भी जाए वो कराची में कहे कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे, और अगर मंदोखेल साहब को ख़ुद रोज़ाना जाना पड़ता है और ये सारे मामलात ख़ुद से दबाव डाल के, दबाव से मुराद ये है कि मेहनत करके उनको ये हल करवाने पड़ते हैं, जिसका मतलब तो ये हुआ कि निज़ाम नहीं है। अच्छा देखिए, बात यह है कि कराची की आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। कराची पाकिस्तान की शान थी, पाकिस्तान की जान थी, हमारा इंजन ऑफ ग्रोथ था, और आज उस शहर के साथ हमने जो किया है, मैं समझता हूँ कि ये इबरत का मुकाम है जहाँ पे हम ले आए हैं इस शहर को, और जाहिर है कि शहर को हम वापस लेके आना चाहते हैं। मेरा कादिर मंदोखेल साहब से, उनकी पार्टी से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि देखिए, बातें तो हम आपकी तब सुनते अगर आप भी कुछ 2-4 साल से हुकूमत में होते। आप तो मतलब साल से सिंध के ऊपर हुकूमत करते आए हैं, 13 साल से आप बैठे हैं, जो भी आप बातें कर रहे हैं हम आपकी तमाम बातें मान लेते। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। ये जो शहर कराची का है ये आपका रिपोर्ट कार्ड है, और उस रिपोर्ट कार्ड में आप फेल हो चुके हैं, बड़ा बड़ा F लिखा हुआ है। आप बातें हमें बता रहे हैं कि मैं जाता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, अपने हल्के में जाएं, लेकिन आप जिन हल्कों में जाते हैं आप देखें तो सही कि शहर का हाल क्या है। ये कभी गवर्नेंस के मॉडल ऐसे चले हैं? आप मुझे बताएं, दुनिया का कोई शहर आपने देखा है अमेरिका के अंदर सेनेटर जो है ये कांग्रेसमैन जाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम करा रहा हो? इसका क्या मतलब है कि गवर्नेंस का निजाम फेल हो चुका है। और बात यह है कि इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जब 18वीं तरमीम की बात होती है तो ये कहते हैं कि सूबों को ज्यादा से ज्यादा हकूक दें, जो बिल्कुल ठीक बात है। जब अपने से हकूक लेके आगे लोगों को देने होती है तो फिर इनका दिल बंद होता है। ये बात है। ये कहते हैं कि रिसोर्स सारे NFC के ऐसे के सिंध के पास आए, अच्छी बात है। जब लोकल गवर्नमेंट को देने होते हैं रिसोर्सेज तो फिर इनका दिल घटता है। ये कहते हैं हम उनको पैसे ना दें। तो खुदारा वो भी आपके ही लोग हैं। जिस तरह आप सिंध पाकिस्तान का सूबा है, सिंधी अवाम आपके अवाम है, चाहे वो अर्बन के अवाम है चाहे वो रूरल के अवाम है, उनको अपने अवाम समझे और लॉन्ग टर्म टेस्ट मैच खेलने। आप 13 साल कर लिया ना जो करना था, अभी खुदा के लिए ठीक कर रहे हैं सिस्टम को। आपकी बात आगे, जरा एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आखिरी कमेंट, क्योंकि हसन आप अगले सेगमेंट के लिए मुझे आखिरी कमेंट आप अभी दे दीजिए कि आपके ख्याल में अब होगा क्या, क्योंकि सारी अपोजिशन जमातें शोर शराबा कर रही हैं। कराची में अब हम देख रहे हैं MQM बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है, वो हुकूमत की मरकज़ में इत्तेहादी है, कभी आपसे नाराज़ हो जाते हैं, कभी क्या। बहरहाल सियासी तौर पर ये जो अब तरमीम हुई हैं बल्दियाती निज़ाम में, इसको आप इसकी क्या इम्प्लिकेशन देखते हैं? देखिए, एक तो इम्प्लीकेशन ये है कि लोगों को एक बात क्लियर होगी कि जब कहीं और कानून पास होता है तो ये कहते हैं कि जी हमारी बात नहीं। अब आप देख लें सिंध में क्या कर रही है। तो ये बात तो ये है कि इनकी जो दोहरी सियासत है, एक तो वो बात सबके सामने आ गई। दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि निज़ाम जो है वो कानून के दायरा कार में चलेगा। कानूनी तौर पर जो भी ऑप्शन होंगी वो लोग चलाएंगे, लेकिन कानून से बालातर कोई नहीं है। लेकिन मैं जो इनको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की सियासत से इनको जो असल नुकसान होगा वो 2023 में होगा, जब लोग इनके खिलाफ खड़े होंगे और इनको वोट नहीं मिलेंगे। इनको अपने मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। ये चारों सूबों की जमात थी, इनका नारा था बेनज़ीर मरहुमा के बारे में कि चारों सूबों की जंजीर
वो कहाँ है आज जंजीर? ना वो पंजाब में जंजीर रह गई, ना खैबर पख्तूनख्वा में रह गई, ना बलूचिस्तान में रह गई, ना कराची में कहीं है वो जंजीर। अब सिर्फ लाड़काना के आसपास जो है खड़क रही है। खुदा की उस जंजीर को ही वापस ले आए। नेशनल जमातें हमें चाहिए। तो ये इसका खमियाजा ये भुगत रहे आए हैं और ये मजीद इसी डायरेक्शन में चीजें जानी है। और किधर जानी है चीजें? ठीक है कादर मंदोखेल साहब, आपने हसन की बातें सुनी। वो कह रहे दोहरे मेयार का ज़्यादा मसला है, बाकी तो जाहिर है कानून में जो लकूनस हैं वो वक्त के साथ, आज आपकी अक्सरियत है, कल अगर किसी और की होगी वो दुरुस्त होते रहेंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपने काफ़ी हॉस्टाइल कर लिया है। इरफान खावर साहब की खिदमत में इतना पेश करो, इनकी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कियानी साहब के ऊपर पथराव हुआ था, उसके ऊपर जूते बरसाए गए उसके हल्के में। ये 2023 की बात है, इमरान खान को आज जूते पड़ रहे हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कह रहे चारों सूबों की जंजीर, चारों सूबों की जंजीर आज भी है। मेरा सीट कराची वालों ने पीपल्स पार्टी को 33 साल बाद दिया। और आपने देखा अभी पिछले हफ्ते लाहौर में जो इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी पिछले इलेक्शन में 5,500 वोट थे, आज 32,500 वोट हमने लिए वहां पे। इसके बावजूद कि टर्नआउट कम था। उसके बाद आप कश्मीर के देखे, इनकी गुंडागर्दी, बदमाशी, पैसों की वीडियो सबके सामने। कश्मीर में हमने दूसरी पोजीशन ली है, सब रूल के वायलेशन। उसको भी छोड़िए, कराची के लेफ्टिनेंट कंटोनमेंट बोर्ड में जहां इनका सदर पाकिस्तान, गवर्नर सिंध, अपोजिशन लीडर फैसल वाडा समेत 19 लोग रहते हैं, वहां लेफ्टिनेंट कंटोनमेंट बोर्ड के 10 सीटों में पीपल्स पार्टी ने 4 उठाए, पीटीआई ने 2 उठाई। कराची में ठीक हो गया जी। मैं जरा खेलदा साहब से आखिरी कमेंट ले लूं। खेलदा साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं ये सारा पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट? जाहिर है जिस तरीके की पॉलिटिक्स आप वहां करें जहां आपकी हुकूमत हो, तो फिर बाहर उन्हीं इश्यूज के ऊपर आप सियासत कैसे कर पाएंगे? देखिए, बात यह है कि आज मैं अभी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से एक कुल जमायती कॉन्फ्रेंस इस मामले पे हुई थी, मैं अटेंड करके आ रहा हूँ। मैं पीपल्स पार्टी को मशवरा देता हूँ कि आप पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल लाते हैं, अगर उसको बिलडोज करेंगे तो ये वही बात हुई जैसे फिर कौमी असम्बली में वो बिलडोज करते। इसलिए इसका बेहतर हल ये है कि आप सिंध के हुकूमत आपके पास है, आपको मैंडेट है सिंध का, तो आप आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उसमें तमाम पार्टियों को बिठाएं और जो ताफुलात हैं उनको सुना जाए। ये जमहूरियत है। और फिर ऐसा कानून लाया जाए जो तमाम पार्टियों को सूबे की बेहतरी के लिए, कराची से लेकर कश्मीर तक, हमें अगर इस तरह बिलडोज करके अपने मनपसंद, अपने मुफाद के जो अपनी सिंध हुकूमत के मुफाद में कोई कानून बनेगा या अपनी पार्टी के लिए बनाना है, तो मैं समझता हूँ ये सूबे के साथ ज्यादती है, इस मैंडेट के साथ भी ज्यादती है जो मैंडेट इनको भी मिला है। तो इसका हल यही है कि आप तमाम सियासी जमातों को जो है एतमाद मिले। हम ऑफर कर चुके हैं, मेरे साथ पीटीआई के शमीम नकवी साहब ने टाइम रख के उसके बाद मुकर गए। मैंने कमिटमेंट रखी थी उसके साथ एमक्यूएम की कंवर नवीद से, उसने फोन उठाना छोड़ दिया है। अब आप मुझे बताओ इस समय बात करेंगे। ठीक है जी, वक्त के खत्म हो गया है। खेलदास कोहिस्तानी साहब, कादर मंदोखेल साहब, हसन खावर साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी। बलदियाती निज़ाम की जो असल रूह है उस पर कायम रहने के लिए, जैसे मेरे मेहमान कह रहे थे, पीपल्स पार्टी को मशवरा दे रहे थे कि ज़रूरी है कि इख्तियारात की मुंतकिली को यकीनी बनाया जाए, और वो इख्तियारात जो विफाक से सूबे के लिए आप मांगते हैं और समझते हैं कि सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा हुकूक मिलने चाहिए, वो फिर आप मुकामी हुकूमतों को भी दीजिए, उस निज़ाम को भी दीजिए जो डिलीवर कर सकता है। अब हम बात करेंगे अहमद हसन राना से, जो राना शमीम साहब के साहबजादे हैं जी, और राना शमीम के हलफनामे को लेके एक जो बहस चली हुई है, अदलिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर इस सारे सिनेरियो का बहुत असर हो रहा है। और आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये मामला गया है तो वहाँ पर जो अब सवाल है वो ये है कि क्या इन मामलात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्या किया जाए। लेकिन आइंदा की जो हेयरिंग है उस पर वो असल हलफनामा आना है। बहुत शुक्रिया अहमद हसन साहब, आपने हमें ज्वाइन इन किया है। अहमद हसन साहब, सबसे पहले तो यही जो आप मीडिया से बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जब सच सामने आएगा, चाहे वो 10 साल बाद आए, इस हुकूमत को बड़ा उससे नुकसान होगा और ये हुकूमत घर चली जाएगी। हुकूमत का क्या ताल्लुक है? साकिब निसार साहब जा चुके हैं, नवाज शरीफ साहब की जमात अपनी मुद्दत मुकम्मल करके हुकूमत से जा चुकी है, तो हुकूमत का क्या ताल्लुक है जी? इसका इस तरह ताल्लुक है कि आप देख लें कि जी फवाद चौधरी साहब, मुराद सईद साहब, मुझे अब्बासी साहब हैं मरी वाले, और अटॉर्नी जनरल, उनके फॉर्मर अटॉर्नी जनरल जो उनके पैनल पे थे, अनवर मंसूर खान साहब,
वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो क्यों इस केस के पार्टी हैं? तो उनसे ये पूछे ना, वो इस केस के कैसे पार्टी हैं? उनको क्या खौफ है? वो टाउटिज्म क्यों कर रहे हैं? वो गलत बयानात क्यों दे रहे हैं विदाउट फैक्ट्स? फैसल वाडवा साहब, ये सारे, ये आप सोचे ना, ये पार्टी क्यों बन रहे हैं टू दिस केस? ये सवाल क्यों नहीं आप करते अपने आप से? क्यों नहीं करते? इनका इस केस से लेना देना क्या है? ये तो एक एफिडेविट है, एक चीफ जस्टिस साहब, एक चीफ जज हैं गिलगित के, उन्होंने एक चीफ जस्टिस, एक्स फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके खिलाफ दिया है। तो इनमें ये क्यों पार्टी बन रहे हैं? तो इसको जरा आप इनके ताने बानों को जोड़ें तो आपको याद आएगा कि जावेद हाशमी साहब ने जब पीटीआई को छोड़ा था एक असूली मौकफ पे, तो बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी थी कि जी मैं इसलिए पार्टी छोड़ रहा हूं कि इमरान खान साहब ने मुझे कहा है कि एक जज ने एश्योरेंस दे दी है कि मैं आऊंगा तो नवाज शरीफ साहब को डिसमिस कर दूंगा, तो ये आपका काम हो जाएगा। तो उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने नाम तो कोई नहीं बताया। उसके बाद शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, जब ये केस चल रहे थे नवाज शरीफ साहब के, तो उन्होंने भी यही चीज कही थी कि जी इस तरह रोस्टर फिक्सेशन हो रही हैं, और उनके बयान के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अलबत्ता ये कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चला कि ठीक होगी, आ गई आपकी बात जी। लेकिन जो दूसरा बड़ा मामला है वो ये है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुन रहे थे कि अटॉर्नी जनरल कहते हैं ये एक प्रॉक्सी है, ये हलफनामा भी उसी प्रॉक्सी का हिस्सा है, ये ऑडियो लीक्स का मामला जो है वो भी उसी प्रॉक्सी का हिस्सा है। तो आप समझते हैं कि ये कोई प्रॉक्सी है या ये बड़ी तस्वीर से साथ जुड़ा हुआ मामला है? ये मेरे लिहाज से और मेरे वाले लिहाज साहब के लिहाज से ये बड़ी तस्वीर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सच खुलेंगे, पेंडोरा बॉक्स पूरा खुलेगा, और फिर आपकी ये जो गवर्नमेंट है वो टॉपल ओवर भी हो सकती है, क्योंकि इस सब का बेनिफिशियरी कौन था ये देखें ना। वो तो फिर पीटीआई हुई कि नवाज शरीफ साहब तो आइन टाइम पे, इलेक्शन से पहले आप उनको डिसमिस कर दें 1.5 साल पहले, तो उनकी पार्टी के ऊपर तो बड़ा इफेक्ट पड़ा ना लोगों के ऊपर। तो उनके ऊपर एक उनके मेंटली जो उनका था कि जी उनका एक इम्पैक्ट, एक विजन, एक उनका इमेज, वो तो डिस्टॉर्ट हुआ, तो उससे इलेक्शन इफेक्ट हुए, तो इलेक्शन तो फिर रिग्ड हो गए। लेकिन नून लीग तो लेके नहीं जा रही ना जी इस मामले को, वो तो नहीं लेके गए। तो वो क्यों जाएंगे इसको लेके? उनको तो लेके भी नहीं जाना चाहिए। उनको तो कोई अच्छे लॉयर है तो उनको ये एडवाइस करेगा कि आप तो इससे दूर रहें। पीटीआई भी अगर इससे दूर रहती तो मैं भी ये स्टेटमेंट ना देता। पीटीआई के वुज़रा क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, यही तो सवाल उठता है। तो अहमद साहब, क्या आप लंदन में वो हलफनामा लेने गए हैं? क्योंकि अदालत ने अब कहा है कि वो हलफनामा जमा करवाया जाए, तो आपको लगता है कि वो हलफनामा आप लोग जमा करा पाएंगे? देखें जी, ये कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई विद करना है। अगर नहीं करेंगे तो उसके लीगल इम्प्लीकेशंस होते हैं, वो जज साहब पहले ही बता चुके हैं, वरना कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएंगी, चार्ज फ्रेम हो जाएगा, सिंपल। लेकिन आप उस हलफनामे की मौजूदगी और उसके कंटेंट के ऊपर अभी भी आप और राना साहब जो हैं वो स्टैंड करते हैं कि जो आप लोगों ने कहा वो दुरुस्त और ये हलफनामा है, मौजूद है? मैं फिर से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लेडी, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ, मैं पोस्टमैन नहीं हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। जी बहुत शुक्रिया अहमद हसन एडवोकेट। राना शमीम के साहबजादे हमसे बात कर रहे थे जी। और अब आइंदा हेयरिंग पे, क्योंकि अदालत ने इनको पाबंद किया है कि जो ओरिजिनल हलफनामा है जो कि लंदन में किसी लॉकर में है वो पेश करना है अदालत पे। अब देखते हैं कि ये मामला किस करवट बैठता है। बहरहाल अदलिया की क्रेडिबिलिटी के हवाले से ये तमाम जो वाक़यात सामने आए हैं और ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, इनसे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और आने वाले दिनों में इन सवालात के जवाबात इन्हीं केसेस की सुनवाइयों में हमें पता चलेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।